आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सॉल्व करना सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, उसका हल किस प्रकार निकालेंगे, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। जो प्रथम कोटि के अवकल समीकरण होते हैं, मतलब जिसका कोटि भी 1 होगा और घात भी कितना होगा, 1 होगा, दोनों को दोनों 1 होगा, घात भी 1 होगा और कोटि भी 1 होगा। वैसे अवकल समीकरण का हल हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसको सीखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको सिंपल नाम याद रखना है। जब भी हम बोलेंगे क्या यूज करना है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, जो कि अभी तक हम लोग फिजिक्स में भी और कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी देखने को मिल रहा था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालना है ये प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल करने की विधियाँ। उसके बाद में इंग्लिश में भी लिख लेना मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर भी होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री वाला भी अवकल समीकरण होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तब जाके उसके नीचे एक नंबर देके हेडिंग डालना है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, जिसका इंग्लिश में भी नाम लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहीं पर भी हम यूज करेंगे तो उसका इंग्लिश नाम ही हम बोलेंगे। कहीं पर भी अगर हम यूज करेंगे तो उसका इंग्लिश नाम ही यूज करेंगे। और नाम में क्या यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, तब जाके लिखना है माना कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई है। तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिए। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है और इसका घात भी कितना है, एक ही है। मतलब ये इसका घात भी एक है और प्रथम कोटि का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और इधर लिखा हुआ है बराबर में फलन एक्स वाई। कोई भी यहाँ पर चर हो सकता है, एक्स और वाई के रूप में देखने को मिल सकता है। इसको हल करने का विधि क्या है कि हम x वाला को सेपरेट करते हैं, y वाला को सेपरेट करते हैं। जो ये फंक्शन होता है x y का, इधर तो एक तरफ dy बाई डी एक्स होना ही चाहिए, एक तरफ जो फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का फलन में इसको परिवर्तन करते हैं, एक्स वाई का फंक्शन में चेंज कर देते हैं कि इसको सेपरेट कर देते हैं एक्स और वाई वाला चर को। तब जाके एक्स वाला को एक तरफ और वाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो यदि ऐसा पॉसिबल हो, मानते हैं यदि ऐसा पॉसिबल हो कि एफ ऑफ एक्स को वाई को हम लोग दो फलन के रूप में चेंज कर सकते हैं, दो फलन के रूप में चेंज कर सकते हैं। जो एक एक्स का फलन, ये भी गुना, यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, गुना का होना चाहिए, और एक वाई का फलन अलग अलग बन जाए, एक एक्स का फलन बन जाए और एक वाई का फलन अलग अलग बन जाए। तो हमको सबसे पहला काम यही है कि जो एक्स वाई का फलन दिया रहेगा, ध्यान से सुनना है क्या करना है, और एग्जाम्पल से भी इसको हम लोग समझेंगे। तो जो यहाँ एक्स वाई का फलन दिया हुआ है उसको ऐसा चेंज कर ले कि एक्स वाई को अलग अलग फलन के रूप में चेंज कर ले, और दोनों को दोनों किस रूप में होना चाहिए, गुना के रूप में होना चाहिए। दोनों को दोनों किस रूप में होना चाहिए, गुना के रूप में होना चाहिए। तब ये कहता है कि x वाला को एक तरफ कर लेंगे, y वाला को एक तरफ। अब देख सकते हैं इधर dy आएगा और dx इधर जाएगा, इधर भाग में है तो इधर गुना में जाएगा। तो सबसे पहले हम dx को उधर लेके चले जाते हैं। dx को अगर उधर लेके चल जाते हैं तो यहाँ पर हो गया dx। हमको x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ करना था। अब यहाँ पर hy दिख रहा है कि इधर ये गुना में है और ये y का फलन है, हमको इधर सिर्फ x का ही फलन चाहिए, तो y वाला को हम इधर लेके आ जाएंगे। इस बात को याद रखना है कि ये जो dy और dx होता है ये हमेशा अलग अलग यहाँ पर गुना में दिखाई देना चाहिए। जब भी नीचे में ऐसा नहीं करेंगे g ऑफ x बार डी और नीचे में dx कर लेंगे, नीचे में dx हमेशा यहाँ पर सामने होना चाहिए, गुना में होना चाहिए। तो इस तरह से
एक्स और वाई वाले चर को क्या कर लिए, एक्स और वाई वेरिएबल वालों को क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। जैसे ही एक्स और वाई वेरिएबल को अलग अलग कर लेंगे उसके बाद दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और वही इंटीग्रेशन का जो मान सॉल्व होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, हल होगा। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इसको इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट करने का तरीका जान चुके हैं। इंटीग्रेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे, हल निकाल लेंगे। तो ये तरीका है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझेंगे इसको कि कैसे हम लोग इसको इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण लेंगे। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है और इसमें देख लेते हैं कितना नंबर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है लेकिन इसको 9 बना लेना है, इसलिए कि ये एग्जाम्पल नंबर कितना है, 9 है। यही क्वेश्चन लेते हैं, इसको इसका हल ज्ञात करते हैं। अब अगर इसका हम हल का बात करेंगे, हल कैसे निकलेगा, तो अभी बताएं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा इसका सॉल्यूशन पहले सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1। हमको किसी प्रकार से एक्स वाई को y वाला एक तरफ कर लेना है। हमको ये नहीं सोचना है क्या करना है, हमको सिंपल ये सोचना है कि हम x वाला y वाला को किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहले तो इधर dx रहेगा तो उधर गुना में चला जाएगा और दिख रहा है कि ये पूरा इधर भाग में है। अगर ये पूरा इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में बन जाएगा। तो इसको इधर ला सकते हैं तो y वाला ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा, इधर x ही बचेगा, इधर y बचेगा। ये सब दिख रहा है कि इधर 2 माइनस वाई। जब भी दो पद लिखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट देकर लिखेंगे, इसलिए कि इसके साथ dy क्या होगा, गुना में रहेगा। और x प्लस 1 इधर बच रहा है और dx इधर भाग में था तो इधर भी आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ दिख गया कितना आसानी से x और y एक तरफ, y वाला चर एक तरफ हो गया, x वाला चर एक तरफ हो गया। जैसे ही ये हुआ उसके बाद दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही अलग होगा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। अब इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि अचर पद है और 2 यहाँ पर अचर पद होता है तो अचर पद का डेरिवेटिव जो हो जाता है उसमें x से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। ये चीज़ें बताया गया था, इंटीग्रेशन भूलना नहीं है किसी को, अलग अलग करके कर सकते हैं। जब भी 2 इंटू डी वाई आएगा तो ऑब्वियस है कि डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, y हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर 2 के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई आएगा। डी वाई साथ में अगर डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाता है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। तो y का इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो y का इंटीग्रेशन जो होगा घात वाला फॉर्मूला से, पावर वाला फॉर्मूला से एक पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी y के पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है तो एक बढ़ जाता है, जितना आता है उतना ही से भाग हो जाता है। और इधर बात करेंगे तो इधर x का इंटीग्रेशन तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, x स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो इसको पता है सबको कि क्या हो जाता है, x हो जाता है। अब सबसे लास्ट में क्या कर देना है, इसमें एक c ऐड कर देना है। तो यही इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इसको ऐसे न लिख के थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सबको उठाकर इस तरफ लेके आते हैं, सबको क्या करते हैं, उठाकर इस ओर लेके आते हैं। तो इधर पहले से एक्स स्क्वायर बाई 2 है और इधर से माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है तो इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इधर एक पहले से ही प्लस एक्स है और इधर ये प्लस 2y है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 2y बन जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या है, c है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, पूरा में 2 से गुना कर देते हैं, इसलिए कि नीचे का ये 2 रिमूव हो जाएगा। इसे यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और इसमें 2 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, इसमें 2 से गुना होगा तो 4y हो जाएगा और c में 2 से गुना होगा तो 2c हो जाएगा, इधर 0 में 2 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अगर एक कांस्टेंट एक अचर में किसी संख्या से गुना हो या एक अचर में दूसरा अचर जुड़ता है तो एक नया अचर का, उसके जगह पर एक नया अचर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नया अचर लिख सकते हैं। तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2x माइनस 4y, ये 2c के जगह हम क्या कर सकते हैं, c1 लिख सकते हैं बराबर 0, और साइड में लिख देना है जहाँ वेयर c1 बराबर क्या होगा 2c हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था वो इसका हल निकल के आ गया, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ये कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और ये जो हल निकला ये व्यापक हल कहलाएगा। क्यों? इसमें इसलिए कि इसमें सवेज अचर दिख रहा है कि C1 एक क्या है, सवेज अचर है। जब भी सवेज अचर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक हल कहते हैं। और जिस हल में अगर सवेज अचर नहीं आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग विशिष्ट हल के नाम से जानेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान में रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ का एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देना। ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका भी हम लोग व्यापक हल ही ज्ञात करना है। x और y को, ये भी बहुत आसानी से x और y अलग अलग हो जाएगा। इसका देख सकते हैं किस प्रकार से x और y अलग अलग होगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है dy/dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको इस बात को इधर dx नीचे में रहेगा तो हमेशा dx इधर आएगा। ठीक है, गुना में आना चाहिए। और इधर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखना चाहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये y का फलन है और ये पूरा x का फलन है। तो x और y का फलन जब अलग अलग हो जाएगा तो उसके इसमें y वाला को इधर लेकर जाते हैं, ये इधर गुना में जाएगा तो भाग में, तो 1 लिखाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा dy, इधर dx भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। जब x और y का चर वेरिएबल जब अलग अलग हो जाएगा तो दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। दोनों तरफ क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन का साइन डाल देना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दें। अब ये दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये बताया भी गया है 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये 1 पहले लिखे या एक्स स्क्वायर बाद में लिखे, दोनों के इसमें इंटीग्रेशन सेम ही होता था। और इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। यही हम लोग का इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करना है। इसी इंटीग्रेशन फार्मूला का यूज करेंगे, दोनों के लिए सेम ही यही इंटीग्रेशन फार्मूला यूज होगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स y, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। और c हमेशा एक ही बार ऐड करेंगे और इस तरफ ऐड कर देंगे हमेशा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। और प्लस में क्या कर देना है, c ऐड कर देना है। अब इसमें देख सकते हैं इसमें और कुछ खास इसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते और कुछ सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं कर सकते, तो हम इतना ही पर आंसर छोड़ देंगे। यही क्वेश्चन, यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसका हल क्या निकल के आया यहाँ पे, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस c हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अब 11 होगा, लेकिन इसमें एक शब्द यूज किया गया, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। और विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन दे दिया है कि जब y का मान 1 हो रहा है, कब, जब x का मान 0 हो रहा है, y का मान 1 हो रहा है जब x बराबर क्या है 0 है। इसलिए इसका जब कोई ना कोई इनिशियल, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, कोई ना कोई एक इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, विशिष्ट मान निकाल सकते हैं, विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। अब जो कंडीशन दिया रहता है उसका यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो अचर आता है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, उसका मान सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं।
अब अगर इसका बात करते हैं तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको जैसे हल करना सीखे हम लोग, वैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हल करेंगे। जैसे हल कर रहे थे वैसे ही करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हमको पता है कि y वाला पद को इधर लेके जाना है, y स्क्वायर पूरा के साथ ये गुना में है तो इधर आएगा तो इधर भाग में आ जाएगा 1/y स्क्वायर। इधर से dx को लेके जाना है, इधर dy रखना है, इधर बचेगा -4x बचेगा और इधर से dx चला जाएगा तो यहाँ पर dx आ जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x वाला और y वाला पद क्या हो गया, अलग अलग हो गया। x वाला और y वाला पद अलग अलग हो गया तो अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हो। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हो। और 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो ये भी घात वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, पावर वाला, इसलिए y को लिख सकते हैं y के पावर -2y इंटू dy। ये चार्ट को गुणांक है, बाहर आ जाएगा x इंटू dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक पावर बढ़ता है, तो -2 है, एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा -1। जितना घात आता है उतना ही से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। -4 x का इंटीग्रेशन बार बार बताया जाए पावर वाला फॉर्मूला से कि अभी एक घात है, इसका पावर कितना है, 1 है, एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो बटे में कितना लिखना है, 2 लिखना है। पावर वाला फॉर्मूला से आप +c लिख देना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जब भी हम लोग निगेटिव पावर आता है, इसको माइनस को आगे लिख लेते, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम लोग पलट सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं, घात -1 था तो, और यहाँ से ये 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, -2x² प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब ऐसा कर सकते हैं, अगर y निकालना चाहते हैं तो y का भी मान निकाल सकते हैं, उसके लिए इसको पलटना पड़ेगा, या इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी कभी बहुत क्वेश्चन में देखा जाता है कि y का मान निकाल लिया जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन में क्या दिखा जाता है, पहले तो माइनस से गुना कर दो दोनों तरफ, माइनस से गुना करेंगे तो 1/y हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, c वाला माइनस में हो जाएगा। अब अगर हमको y का मान निकालना है, दोनों तरफ क्या कर दे, पलट दे। दोनों तरफ मान को क्या कर सकते हैं, नीचे में किसी का नीचे 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ पलटेंगे तो यहाँ पर y/1 होगा, 1 लिखने का मतलब कोई नहीं बनता, इधर पलटेंगे तो 1/2x² -c हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ये हल निकल के आएगा, ये इसका हल है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि व्यापक हल नहीं ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, विशिष्ट हल, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। जब भी कंडीशन दिया है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के बाद, ध्यान दे, समीकरण 1 मानने के बाद अब क्या करना है, c का मान निकालना है। तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब y का मान 1 कब हो रहा है, जब x बराबर क्या है, लिख सकते हैं y बराबर 1 है, जब x बराबर क्या है, 0 है, जब x बराबर क्या है, 0 है। यही कंडीशन दिया हुआ है। अब इसी कंडीशन का यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे इस समीकरण में रखेंगे y की जगह 1/2 इंटू एक्स का जगह 0 के स्क्वायर माइनस c। इसको अब यहाँ से हमको c का मान सॉल्व करना है। तो 1 बराबर, ये 0 में कितनों से गुना होगा, 0 ही हो जाएगा, तो -c बचेगा। अब देखो c इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में सिर्फ c को लेके आते हैं, और इधर माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस ऊपर में लेके चले जाते हैं, तो c का मान कितना निकल के आएगा, -1 आएगा। अब इस c का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे c का मान, यही इनिशियल कंडीशन निकालने का तरीका है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रखते तो आया था 1, y बराबर 1/x² माइनस c था, x² कुछ छूट भी रहा है, यहाँ पर 2x² था, ठीक है। तो क्या आया था, 2x², तो 2x यहाँ पर 2 लिख देते हैं। c का मान -1 रखेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगला स्टेप में लिख देते हैं y बराबर। अब देखो इसमें कोई भी सवेच अचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और जब सवेच अचर नहीं दिखते तो ये हल कैसा हल कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाता है। ऐसा जब इसमें कोई भी अचर पद नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा हल है, ये विशिष्ट हल है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम लोग 12 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ये 11 था,
इसके नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। यह है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चेक कर लो, ठीक है। हाँ, एक इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें बोल दिया है कि इसका जो हल ज्ञात करना है वक्र समीकरण। अच्छा, इसमें ये कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। खाली लिखा है कि 1,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र का जो समीकरण ज्ञात करना है उस यही अवकल समीकरण को हल करेंगे, इस वक्र का समीकरण ज्ञात होगा। और वक्र का समीकरण, वक्र जो ज्ञात करना है, जो कर्व ज्ञात करना है, उस कर्व से एक बिंदु से होते हुए वो कर्व जा रहा है। इसका मतलब एक बिंदु दे दिया है कि किस बिंदु से होते हुए जा रहा है, मतलब इसका भी जो हल निकलेगा, वक्र निकलेगा, उसमें कोई भी अचर पद नहीं दिखेगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ ये और आसान तरीका से दे दिया है। अभी तक dy/dx दे रहा था और यहाँ पे क्या दे दिया है कि पहले से ही इधर dy लिख दिया है, इधर dx लिख दिया है। ये और आसान कर दिया है। हमको x वालों को सिर्फ एक तरफ करना है y, इधर तो कोई y दिख नहीं रहा है, इधर एक x दिख रहा है और ये भी गुना में है। तो इस x को क्या करें, इधर लेके चले जाते हैं। इस x को इधर लेके आ जाएंगे, इंटू क्या हो जाएगा dx। साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि x वाला एक तरफ हो चुका है और y वाला एक तरफ हो चुका है। जब ऐसा होगा तो दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। बार बार यही चीज कर रहे हैं। अब देखो y का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। अब इधर बात करते रहे, नीचे में एक पद है, ऊपर में जब एक से अधिक पद रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस केस में हम लोग यही करते हैं कि नीचे वाला यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो ऊपर में इसके साथ यहाँ दो एक से एक एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ अलग अलग करेंगे तो 1 बटे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इंटू dx हो जाएगा। सबको पता है कि dy का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ दो तो गुणांक है और x का इंटीग्रेशन बहुत बार लिख चुके, कितना होगा, x²/2 हो जाएगा। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, log mod of x लिखते हैं, log mod of x लिखते हैं। तो इसको log mod of x लिख सकते हैं। अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक, यही आएगा। यहाँ से 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा तो y बराबर क्या हो गया, x² प्लस log mod of x प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर जब बात करते हैं कि हमको c का मान यहाँ पर निकालने के लिए एक कंडीशन दे दिया है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यही वक्र का समीकरण है, लेकिन इस वक्र में एक अचर c है, इसको हटाने के लिए एक बिंदु दिया हुआ है। लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1,1 से होकर गुजर रही है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान, ये पहला वाला जो बिंदु रहता है, यहाँ पर पहला जो लिखा तो वो x का मान होता है, x बराबर 1 तथा y बराबर 1 समीकरण में रखने पर जब इससे होकर गुजर रहती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इस इक्वेशन में x की जगह 1, y की जगह 1 है, इसको रख कर हम लोग c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y की जगह भी 1 ही रखना है, बराबर x की जगह भी 1 ही रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस log, यहाँ पर भी x की जगह 1 प्लस c। 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, और log 1 का मान बार बार आता है, क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से ये 1 से 1 कट गया, c का मान क्या बचा, 0 बचा। इस c का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रख देंगे, तो वही हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आया था y बराबर x² प्लस log mod of x प्लस c आया था। c की जगह क्या रख देना है, 0। यहाँ से क्या बच जाएगा, y बराबर x² प्लस log mod of x
तो यही इस वक्र का इक्वेशन आ गया और ये समीकरण पूछा था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को वेरिएबल से पेपर मेथड यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसके जो बाद है वो लैंग्वेज बेस है, पहले हम लोग को लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और तभी जाकर उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस वक्र का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, लगभग 23-24 क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन को हम लोग ये पहला तरीका सीखे हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी आगे और भी तरीका, 2 तरीका और आगे सीखने वाले हैं, और जो आगे 2 तरीका हम लोग सीखने वाले हैं उससे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे 5 नंबर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, इससे हमेशा 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा इस मेथड से। अभी जो वेरिएबल से वेरिएबल मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद का जो मेथड पढ़ेंगे उससे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो जितना समझाया जा रहा है, आज जितना क्वेश्चन कराए, फिर से अपने ट्राई करना है कि सॉल्व करें। ऐसा नहीं खाली देख लिए छोड़ दिए, तो उससे मैथ नहीं सीखा जाता। मैथ जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं आएगा मैथ बनाने, कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते रहेंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।